नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है शानदार और मस्त होंगे, लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और ल्यूसेंट को मेरे साथ जोड़ करके लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल आरंभ से पढ़ा रहा हूं, शुरू से ल्यूसेंट आपको बिल्कुल निःशुल्क पढ़ा रहा हूं। नोट्स भी आप बनाते चलिए और अपने मित्र और दोस्तों के साथ शेयर करिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो आज का मेरे भाई जो टॉपिक है वो टॉपिक में एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू किया है और लगातार मैं पढ़ा रहा हूं। आज का हमारा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि इतिहास के बारे में बात करेंगे, है ना। प्रागैतिहासिक काल ये हमारा टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री के भीतर। अच्छे से समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। और कोई दिक्कत शक समस्या हो तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कहां पर आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। बिल्कुल टॉपिक वाइज फ्री कोर्स पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज, है ना। ल्यूसेंट कंप्लीट कोर्स आपको करा रहे हैं। टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। आपका स्वागत हमारे चैनल पर, हमारी क्लास में, ठीक है। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल होता क्या है ये समझ लीजिए। ये क्वेश्चंस आपको आरओ, एआरओ, पीसीएस, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो सभी भर्तियों के लिए काम आएंगे बेटा, है ना। सारी भर्तियों के लिए काम आएंगे ये वाले। देखिए ये होता क्या है प्रागैतिहासिक काल, ये हेडिंग है, आप हेडिंग डाल लीजिए और चर्चा करते हैं प्रागैतिहासिक काल के विषय में, ठीक है बेटा। तो देखो, इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक यानी कि पूर्व इतिहास। प्रागैतिहासिक का मतलब क्या है? पूर्व, यानी कि पहले का इतिहास, पूर्व इतिहास। आद्य इतिहास, आद्य इतिहास व इतिहास तीन भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि इतिहास को तीन हिस्सों में बांटा गया है बेटा। हिस्ट्री को कितने हिस्सों में? तीन हिस्सों में बांटा गया है। यानी कि पहले का इतिहास प्रागैतिहासिक काल कहेंगे, ठीक है। इसे प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं। आद्य इतिहास एक पार्ट होता है इतिहास में ही। और तीसरा जैसे सामान्यतः क्या बोलते हैं? इतिहास। ये तीन हिस्सों में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है, ठीक है। अगला पॉइंट है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं बेटा। ये डेफिनेशन है, परिभाषा समझ लीजिए। जिस काल में, जिस समय में, जिस कालखंड में व्यक्तियों ने कुछ लिखा पढ़ा नहीं, कुछ लिखा नहीं गया, कुछ पढ़ा नहीं गया, लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। जिस समय हमें कौन सा विवरण उपलब्ध नहीं है मेरे भाई? लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है, ऐसे समय को, ऐसे इस कालखंड को क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मनुष्य की घटनाओं का कोई विवरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है, ऐसे समय को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। आगे देखिए, आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। लेखन कला आरंभ तो हो गई, लिखा तो गया बहुत सारी चीजों के बारे में, लेखों में, अभिलेखों में, लेकिन उसे अध्ययन नहीं किया जा सका, है ना। जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा? सिंधु घाटी की सभ्यता, उसमें लिपि तो है, लिपि के बारे में जानकारी तो हुई, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी की सभ्यता। अभी हाल ही में एक चर्चा में था एक स्टेटमेंट, मध्य प्रदेश के आई थिंक मंत्री थे, मध्य प्रदेश की सरकार, वहां पे जो बीजेपी की सरकार चल रही है, उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता की एक लिपि को रखा और अनाउंसमेंट कर दिया, कोई इस लिपि को पढ़ेगा उसे 8.5 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। आज तक पढ़ नहीं पाया कोई। लेखन कला तो आ गई, लेकिन उसे पढ़ नहीं सकते आप। तो ऐसे समय काल को क्या बोला गया? आद्य ऐतिहासिक काल बोला गया है, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ पाए होंगे। एक एक पॉइंट समझिए। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, जैसे हम पढ़ रहे हैं और जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मानव इतिहास का वो समय है, वो कालखंड जिसका जो विवरण है वो लिखित रूप से उपलब्ध है। आप किताबों के माध्यम से पढ़ ही रहे हैं, जैसे मिडाइवल हिस्ट्री में, जैसे दिल्ली सल्तनत के विषय में, है ना। जैसे भारत पर पहला आक्रमण किसने किया, 17 बार आक्रमण किसने किया, चंदावर का युद्ध किसने लड़ा, ये लिखित में है, किताबों में है, तो इसका विवरण उपलब्ध है पूरे भारत में, पूरे विश्व भर में। तो ऐसे ही पाठ को इतिहास कहा जाता है। नोट करके लिखिएगा। ज्ञानी महामानव यानी कि होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30, होमो सैपियंस का प्रवेश आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पहले हुआ था। कितने हैं? 30 या 40 हजार वर्ष पहले
मानव का प्रवेश हुआ था। मानव का वैज्ञानिक नाम है बेटा, अच्छे से लिखिएगा, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। ये क्वेश्चन कई बार आता है। व्यक्ति का वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? होमो सैपियंस। धरती पर आज से लगभग 30,000 या 40,000 साल पहले व्यक्ति के प्रमाण मिल चुके थे धरती पर, पृथ्वी पर। ठीक है, बताइएगा कोई दिक्कत हो तो। आगे देखिए, नाम एवं तिथियां, हेडिंग डाल लीजिए एक एक करके, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल नोट्स बनाते चलिए। ल्यूसेंट बेटा वो किताब है, इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाता है। आप एमपी पीसीएस दीजिए, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड का पीसीएस, है ना, ये तो एग्जाम हो गए टॉपर वाले। आप एसएससी का दे लीजिए, पुलिस का दे लीजिए, एसआई, वनडे एग्जाम कोई भी दीजिए, ल्यूसेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट बुक्स है, किताब है, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। देखिए, नाम एवं तिथियों के प्रापाषाण काल, हेडिंग डाल लीजिए। क्लास 6 में पढ़ा होगा, कक्षा 6 में पढ़ा होगा मेरे भाई जी, आपने, उम्मीद करता हूं बिल्कुल पढ़ा होगा कक्षा 6 में। तो देखिए दोबारा से पढ़ लो, पेपरों में आता है। यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर प्रापाषाण काल। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है। कौन से काल के दौरान हुई है? प्रापाषाण काल के दौरान। मानव इतिहास की 99% जो कहानियां हैं हमारे इतिहास में बेटा, वो प्रापाषाण काल में मिलती हैं। कौन से काल में मिलती हैं? प्रापाषाण काल में मिलती है। 99% जो मानव इतिहास की कहानियां हैं जिनके विषय में हम पढ़ते हैं, ठीक है बेटा, जिनके विषय में हम पढ़ते हैं वो कहां पे मिली है? 99% प्रापाषाण काल में। 3 हिस्सों में बांटा गया। इसका समय काल 20 लाख वर्ष से पहले 12,000 वर्ष पहले के काल को प्रापाषाण काल कहा जाता है। पुरा यानी कि पुराना, इस शब्द से आप देख सकते हैं ये क्या शब्द है? पुरा। पुरा यानी कि पुराना, सबसे पुराना काल। पाषाण मीन्स पत्थर का काल। जो पाषाण शब्द है इसका मतलब होता है पत्थर। पत्थर के कालों को पाषाण काल लिखा गया है हिस्ट्री के अंदर बेटा, ठीक है। अगला देखते हैं, मध्य पाषाण काल। अब इसे नाम से समझ रहे होंगे, याद करने की क्या बात है, इसमें मध्य लिखा है भाई। जो मध्य का काल है उसे मध्य पाषाण काल कह दिया है। पुरा पाषाण काल सबसे पहला काल, उसके बाद मध्य वाला यानी कि बीच में आता है ये, ठीक है। देखिए, जिस काल में पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। पर्यावरण से संबंधित बदलाव, इस काल लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर के 10,000 वर्ष पहले तक माना जाता है मेरे भाई। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण काल कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुड़े लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे। ये औजार मिलते थे कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में। दोबारा देखो, जिसमें पर्यावरणीय बदलाव के बारे में जानकारी मिलती है उस काल को क्या बोला जाता है बेटा? मध्य पाषाण काल। सबसे पहली बात तो ये याद रखो। दूसरा, काल का समय 12,000 वर्ष से 10,000 समय तक का है। इस काल में पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे, जिन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। क्या बोला जाता? लघु पाषाण मेरे भाई कहा जाता था, ठीक है। इस शब्द को नोट करना, ये पूछा गया कई बार। माइक्रोलिथ पीसीएस वगैरह में पूछा गया बेटा कई बार। माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता था। इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुड़े लगे हंसियां और आरी जैसे औजार मिलते थे, ठीक है। तीसरा, नव पाषाण। नव से नाम से ही समझ रहे होंगे, नव मतलब नया। नव मतलब नया, मैं हट जाता हूं। नव मतलब नवीन यानी कि नया। इसकी शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई है भाई साहब, नव पाषाण काल की। कितने साल पहले हुई है मेरे भाई? 10,000 साल पहले का समय है नव पाषाण काल यानी कि नवीन पाषाण काल। अगला देखिए, पूर्व पाषाण काल या पुरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार। मुख्य आधार क्या था? शिकार। या पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के सभी साधन थे, मनोरंजन के भी सभी साधन थे, और लेकिन मुख्य आजीविका, जो व्यक्ति की आजीविका चलती थी वो किससे चलती थी मेरे भाई? शिकार करने से। भाई शिकार नहीं करेंगे तब तक आपको भोजन नहीं मिलेगा, तब तक आप जी नहीं पाएंगे। तो मुख्य जो आजीविका का आधार था वो शिकार करना था। जंगलों में जाएंगे, शिकार करेंगे, सीधी सी बात है। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ, ठीक है, एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। जे कक्षा 6 में पढ़ के आए होंगे मेरे भाई, क्लास 6 में। लेकिन वही क्लास 6 वाली, क्लास 5 वाली चीजें, 8 वाली चीजें बेटा एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है।
कहां पूछी जाती है? इसी एग्जाम्स में पूछी जाती है। कंपटीशन। आग यानी कि अग्नि का आविष्कार पूरा सबसे पुराने काल में हो चुका था, जो 12 लाख वर्ष पहले से लेकर के 12,000 वर्ष तक का समय काल इसका बताया जाता है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है। पुरापाषाण काल, पुरा स्थल, कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले थे। ये कुरनूल गुफा है, इसमें राख के अवशेष मिले थे। ठीक है। किसके? राख के। पुरापाषाण काल में, पुरापाषाण काल से संबंधित है, इसमें भी राख के अवशेष मिलते हैं मेरे भाई। आगे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, हेडिंग डाल लेना महत्वपूर्ण तिथियां। बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है, बिल्कुल ल्यूसेंट के आधार पर, और नई लेटेस्ट ल्यूसेंट जो किताब आई है मार्केट में, उसे मैं पढ़ा रहा हूं बेटा आपको, उसी को मैं आपको पढ़ा रहा हूं। देखिए मध्य पाषाण काल 12 से 10,000 वर्ष पहले का था। बचने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 वर्ष पहले हुआ था। नवपाषाण काल का आरंभ 10,000 साल पहले हुआ था। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 वर्ष पहले हुआ था। मेहरगढ़, यहां प्राचीनतम कृषि के प्रमाण मिलते हैं बेटा। मेहरगढ़ वो जगह है, यहां से एग्रीकल्चर के प्रमाण मिले थे, कृषि के प्रमाण मिले थे, यानी कि फसलों के उत्पादन के प्रमाण मिले थे। मेहरगढ़ नामक इलाका इस समय पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ये नोट कर लेना, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। ये नोट कर लेना कहां पे स्थित है? बलूचिस्तान में। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान है, जो कि खनिज संसाधनों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। खनिज संसाधन सबसे ज्यादा फेमस है, यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे पाया जाता है खनिज संसाधन। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई थी, और उसने सबसे पहले कुत्तों को पालतू बनाया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। कुत्तों को सबसे पहले पालतू कब बनाया गया? नवपाषाण काल में। कब बनाया गया बेटा? नवपाषाण काल में कुत्तों को पालतू बनाया गया। ठीक है। स्थायी निवास की भी प्रवृत्ति, परमानेंट निवास की। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। कौन सी धातु का प्रयोग किया? पेपरों में पूछा जाता है मेरे भाई सबसे ज्यादा। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया, और उसके द्वारा बनाया जाने वाला पहला औजार कुल्हाड़ी प्राप्ति स्थल से प्राप्त किया था। अतेरंपक्कम से प्राप्त किया था। एक स्थान है प्राप्ति स्थल का ये। ठीक है। सबसे पहला तांबा था। मनुष्य जिससे परिचय होता है, जिसके बारे में जानकारी जुटाता है, क्या होता है बेटा? तांबा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉपर। और भारत में तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको कॉपर बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे? तांबा। और सिंधु घाटी सभ्यता में जाएंगे वो तो क्या बोलेंगे? इसको ताम्र भी बोलते हैं। भारत में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन कहां होता है बेटा? राजस्थान में होता है। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है खेतड़ी की खान। खेतड़ी की खान है जहां सबसे ज्यादा कॉपर, सबसे ज्यादा तांबा निकाला जाता है खेतड़ी की खान से। ठीक है। और कॉपर का सबसे ज्यादा यूटिलाइज कहां होता है? उपयोग कहां पर होता है कॉपर का? कॉपर का इस्तेमाल विद्युत विभाग में, इलेक्ट्रिसिटी में, यानी कि बिजली विभाग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है कॉपर। आप जितने भी वायर्स देखते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट में, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित वो होते हैं उपकरण पुर्जे, उनमें कॉपर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। ठीक है। किसका? कॉपर का। सबसे ज्यादा वायर के रूप में देखें तो सिल्वर का इस्तेमाल होता है, यानी कि चांदी का इस्तेमाल होता है। चांदी के बाद सबसे ज्यादा कॉपर का विद्युत विभाग में इस्तेमाल किया जाता है। तो राजस्थान के खेतड़ी ये झुंझुनू जिले में स्थित है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? झुंझुनू जिले में स्थित है। यहाँ के इस समय हमारे वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी, यहीं के रहने वाले हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सदस्य होता है हमारे यहाँ आर्टिकल 64 के हिसाब से। तो खेतड़ी में सबसे ज्यादा भंडार कॉपर का। और व्यक्ति भी सबसे पहले परिचय किससे होता है बेटा? कॉपर से। कॉपर को ही जानता है, कॉपर के बारे में जानकारी जुटाता है। ठीक है। कोई दिक्कत हो बताइएगा। कृषि का आविष्कार सबसे पहले देखो, कृषि का आविष्कार। भाई हमारा देश कैसा है? कृषि प्रधान देश है भारत। भाई भारत की अधिकांश जनता, भारत को दो हिस्सों में बांट के आप देख सकते हैं। भारत को दो हिस्सों में मैं आपको बताऊं कैसे। देखिए यदि भारत के बारे में बात करें बेटा, तो भारत को दो हिस्सों में बांट सकते हैं आप। एक ग्रामीण भारत और एक शहरी भारत बेटा, है ना। भाई भारत की ज्यादातर जनसंख्या 70% लगभग जनसंख्या कहाँ रहती है? ग्रामीण भारत में। और 30% जनसंख्या कहाँ रह रही है? लगभग 30 या 28% है शहरी भारत में। ठीक है। और तो जो भारत हमारा देश रहा है शुरू से, वो कैसा रहा है बेटा? कृषि प्रधान देश रहा है हमारा मुल्क। कैसा बेटा? कृषि प्रधान देश रहा है। यानी कि भारत की रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ इंडिया, बैकबोन ऑफ इंडिया, यानी कि रीढ़ की हड्डी क्या है? कृषि है बेटा, एग्रीकल्चर है शुरू से।
जब से पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, 1951 से हम बात करें, पंचवर्षीय योजना जो सबसे पहले चलाई, पहले प्रधानमंत्री थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना बनाई बेटा 1951 से 1956 तक, यानी कि 5 साल की होती है पंचवर्षीय योजना। कितने वर्ष की होती है बेटा? 5 साल की पंचवर्षीय योजना होती है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो बेटा किस पे फोकस था? वो कृषि पर काम करना था। किसके ऊपर काम करना था? कृषि के ऊपर काम करना था, है ना। तो 70% आबादी हमारी गांव में रहती है और गांव के अंदर जो रोजगार है बेटा वो क्या है? एक कृषि है, व्यक्ति जो किसान होता है, परिवार होता है, वो कृषि से चलाता है, और दूसरा पशुपालन से। दूसरा क्या होता है बेटा? पशुपालन से, है ना। जो आजीविका के साधन है, जो रोजगार के साधन है, इनसे ही एक ग्रामीण परिवार चलता है। तो भारत की अधिकांश आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। यदि गांव नहीं होंगे तो शहर नहीं होंगे, ये मान के चलिए। शहर खत्म हो जाएंगे। शहरों का निर्माण गांव से हुआ है, शहरों का निर्माण गांव में से ही हुआ है। भाई शहर में गेहूं तो उग नहीं सकता, दाल तो उग नहीं सकती, चावल तो हो नहीं सकता, है ना, कपास तो हो नहीं सकता, होते गांव में ही है। फल तो हो नहीं सकते, है ना। ये सारी चीज गांव से शहर की तरफ जाती हैं। अगर ये गांव में होना बंद हो जाए, गांव के लोग शहरों में ले जाना बंद कर दें, तो क्या शहर के लोग जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। यानी कि शहरी जो भारत है वो ग्रामीण भारत के ऊपर आश्रित है, ठीक है। तो सबसे पहली जो व्यवस्थाएं थी वो कृषि के ऊपर आधारित थी, और आज भी भारत में अधिकांश आबादी है वो कृषि के ऊपर आधारित है, ठीक है। तो मैंने उसी के हिसाब से आपको ये पॉइंट बता रहा था। तो ये कृषि वाला मैटर था, इस वजह से मैंने आपको बताया। तो कृषि का आविष्कार लगभग 8000 वर्ष पहले नवपाषाण काल में हुआ था। ये प्रश्न पूछा जाता है। भारत में कृषि का बेटा 8000 साल पहले से कृषि का उल्लेख मिला था नवपाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी बेटा? बोलन नदी। अभी मैंने बताया था पाकिस्तान में स्थित है, बोलन नदी के किनारे स्थित है पाकिस्तान में, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताइएगा। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज चावल था। मानव द्वारा सबसे पहले जो प्रयुक्त किया गया वो चावल था, लेकिन कहीं कहीं पुस्तकों में आपको जौ भी मिलेगा। मानव के द्वारा जो प्रयुक्त किया गया सबसे पहला जो अन्न था वो जौ भी था, है ना, ऐसा भी मिलेगा। चावल भी लिख लीजिए आप, सबसे पहले जो मानव ने इस्तेमाल किया, ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना। कृषि का पहला उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भाई एग्रीकल्चर का जो सबसे पहला उदाहरण मिलता है मेरे भाई, वो मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। कहां से? मेहरगढ़ से। और ये दूसरा स्थान है कोल्डवाहा, कोल्डी हवा, ये उत्तर प्रदेश का संबंध है इससे। कोल्डी हवा कहां है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहां से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। यहां से चावल के कैसे साक्ष्य मिले थे? प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे चावल के उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा से। ये नोट करते चलना मेरे भाई। कोई दिक्कत हो बताइएगा, प्रश्न पूछा जाता है कई बार कृषि के बारे में, चावल के बारे में, है ना। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। ऐसे भी प्रमाण मिले, बकरी को भी दफनाया गया भाई साहब मेहरगढ़ से, एक मृतक के साथ। जैसे किसी व्यक्ति का निधन हो गया तो उसके साथ बकरी को भी दफनाया गया। ऐसे प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने होते थे। रॉबर्ट फुट ने पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में प्रापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। पल्लाचरम नामक स्थान पर पहला भारतीय प्रापाषाण कलाकृति की खोज की गई थी भाई साहब। भारत में पहला व्यक्ति किसने खोज करी? रॉबर्ट, पूरा नाम इसका क्या है? रॉबर्ट फुट बोलते हैं इसे, मैं हुक समझ रहा था। रॉबर्ट फुट ने सबसे पहले प्रापाषाण काल से संबंधित औजारों को खोजा भारत में। और भारत में यदि खोजा तो कहां पे खोजा? पल्लाचरम नामक स्थान है, यहां से खोजा था। सिर्फ इसका नाम याद रखना भाई। कौन सा प्राप्त विभाग का व्यक्ति था? अंग्रेजी था, रॉबर्ट फुट। इसने 1863 में सबसे पहले खोज की थी औजारों की, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 में हुई।
1867 में। मध्य पाषाण काल के विषय में सबसे पहली जानकारी 1867 में होती है। 1867 में प्रार्थना समाज की भी स्थापना पश्चिमी भारत में हुई थी, है ना। आत्माराम पांडुरंग गोविंद महादेव रानाडे ने मिलकर के करी थी, वो एक अलग विषय है। लेकिन इसकी भी खोज 1867 में किसने करी? CL कार्लाइल ने बिंद क्षेत्र में लघु पाषाण पोषण प्रकरण में खोज निकाले थे। ये उस व्यक्ति का नाम है, प्रातत्ववाद CL कार्लाइल। विंध्यांचल क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में? विंध्यांचल के क्षेत्र में खोज करी थी। भारत में मानव के अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगते हैं। अगर व्यक्ति की हड्डियों की बात करें, अस्थियों की बात करें बेटा, तो मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होती हैं अस्थियां। कौन से काल से? मध्य पाषाण काल से प्राप्त होती हैं। ठीक है, ल्यूसेंट को अच्छे से कर लोगे बेटा, बहुत सारे एग्जाम्स का प्री तो क्या मेंस भी आप अच्छे से निकाल दोगे, जिनमें मेंस के एग्जाम होता है। आगामी आने वाले समय में पेट की भर्तियां, लोअर PCS की भर्तियां, बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, तो उनके लिए पढ़िए ल्यूसेंट को अच्छे से। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का आरंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदाड़ो था। सिंधी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में इसका अर्थ क्या बोला गया? मृतकों का टीला। सबसे पुराना शहर भारत का मोहनजोदाड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है इस समय। कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में। आगे देखते हैं, देखिए, असम का अश्वेत विब्रू गिब्बन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। एकमात्र मानव कपि है जो असम में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बेटा? असम में पाया जाता है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक सबसे बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से था। ये महाराष्ट्र में पड़ता है मेरे हिसाब से। इनाम गांव कहां पे है? महाराष्ट्र में। ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती थी, सबसे बड़ी बस्ती थी इनाम गांव। ठीक है, ये पॉइंट नोट करना। भारत में शिवालिक की पहाड़ियां जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। शिवालिक की पहाड़ियों पर, जो 3 राज्यों में फैली हैं, शिवालिक की पहाड़ियां 3 राज्यों में फैली हैं, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक जाती हैं, है ना। शिवालिक की पहाड़ियां ध्यान रखिएगा। शिवालिक, सॉरी, वो अरावली की पहाड़ियां हैं। शिवालिक की पहाड़ियां तो हिमालय के उत्तराखंड में आती है, माफ कीजिए। अरावली की पहाड़ियों के बारे में बता दिया मैंने। शिवालिक हिमालय का हिस्सा है और हिमालय के चौथे नंबर पे आता है, जैसे ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, सॉरी बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, यानी कि चौथे नंबर का पार्ट शिवालिक है, जो उत्तराखंड में विस्तार है इसका। आगे वर्ष 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज की गई। आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। 67-68 में शैल, यानी कि शैल मतलब चट्टान, चट्टान पर बने हुए चित्रों की खोज की गई। सबसे पहले चट्टान पर बने हुए चित्रों की खोज की गई थी सबसे पहले भारत में। आगे देखते हैं, भीमबेटका बहुत प्रसिद्ध गुफा है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है बेटा, कई बार एग्जाम में। गुफा पुरापाषाण कालिक आवासीय पुरा स्थल है, यानी कि यहां पर लोग रहा करते थे, आवासीय पुरा स्थल है। यह आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्रों एवं शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ये गुफा। किसके लिए? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ये गुफा मेरे भाई, भीमबेटका की गुफा। इन चित्रों को प्रापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। मानव जीवन के विषय में बताते हैं भाई साहब। भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये पुरापाषाण कालीन गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। आराम से लिख लीजिएगा, मानव जीवन पर प्रकाश डालती है। शैल चित्रों को लेकर के ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, भीमबेटका की गुफा का, शैल चित्रों को लेकर के। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर काकड़ का द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने भी इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है भाई साहब। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका। कब शामिल किया गया? 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया भाई। ठीक है,
ये पॉइंट याद रखना। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, कौन से जिले में स्थित है? रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज 1957-58 में की गई थी श्री विष्णु श्रीधर के द्वारा, श्री विष्णु श्रीधर के द्वारा। ठीक है। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था। 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था भीमबेटका की गुफा। कितना इंपॉर्टेंस है भीमबेटका की गुफा का। भारत में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, भारत में मनुष्य से संबंधित पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला था। मनुष्य के, भाई साहब, भारत के भीतर मनुष्य के सबसे पहले प्रमाण नर्मदा घाटी में प्राप्त हुए थे और विश्व में सबसे पहले अफ्रीका में प्राप्त हुए थे मनुष्य के प्रमाण। ठीक है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। वैज्ञानिक आधार पर रिजले नामक पहला व्यक्ति था भाई साहब, जिसने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। ठीक है। प्रजातीय विभेदीकरण किया था, पहला व्यक्ति था रिजले। ठीक है। एक एक पॉइंट नोट कर लेना, एक एक टॉपिक मेरे साथ ल्यूसेंट को पढ़ते चलिए। इसी तरीके से मैं कंप्लीट कराऊंगा, इसी तरीके से मैं कंप्लीट कराऊंगा एक एक पॉइंट। और यहां से बेटा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यहां से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आज की क्लास हमारी कौन सी थी? प्रागैतिहासिक काल की। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल की थी, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सिंधु घाटी की सभ्यता आपको लेकर के आएंगे। डे बाय डे ये आपको डेली क्लास मिलेगी और रात में 9 बजे सभी बालक इस क्लास के साथ जुड़ा करें। ये क्लास, ये टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के मित्रों के साथ शेयर कीजिए करें क्लास को, है ना। और जो भी दिक्कत हो वो आप अपने दिक्कत के बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं। थोड़ी सी स्टूडियो में लाइटिंग की दिक्कत है, आपको स्मार्ट बोर्ड पे दिखता होगा, उसे हम कुछ ही दिनों में करेंगे, एकदम ठीक करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, नमस्कार।